मेरा नाम राजेश है, मैं हूं अवेयरनेस स्पीकर और आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच आया हूं अपने यूट्यूब चैनल विजय बैंक लोन में। जैसा कि दोस्तों मैं देखता हूं हमेशा, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आखिर रजिस्ट्री क्या होती है और रजिस्ट्री प्रमाण पत्र क्यों ज़रूरी होता है, तो उसी से आगे इस कड़ी को जोड़ते हुए मैं आज आपको बताता हूँ कि जो रजिस्ट्री होती है, जो विक्रय पत्र होता है, उस विक्रय पत्र को जब आप करवाते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, ये जानना ज़रूरी है आपको। तो चलिए मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि रजिस्ट्री करवाते समय किसी भी संपत्ति या भूखंड को जब आप खरीदते हैं, तो जब उसे खरीदते हैं तो उसे खरीदने के समय क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। अगर ये सावधानियां आपने बरती तो आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता, किसी भी तरह से कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो जानना ज़रूरी है। मैं चलो, आपने अगर अभी तक के मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। अगर इस तरह के वीडियो जो आपके फ़ायदे के हैं, आपको एक मोटी रकम गंवाने से बचा सकते हैं, ऐसे वीडियो अगर और आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर करिए, ताकि मैं आने वाले समय में और भी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं जो जानना ज़रूरी है आपको। तो चलिए मैं आपको आज रजिस्ट्री करते समय क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है उस बारे में मैं बताता हूं। उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए जिसके कारण किसी तरह से आपको किसी उलझन का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप रजिस्ट्री कराएं या जहां पर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो उस रजिस्ट्री का गवर्नमेंट वैल्यू आप पहले पता कर लें। क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि जो विक्रय पत्र होता है वो सरकारी मूल्य के आधार पर होता है। वहाँ का जो मार्केट वैल्यू होता है, जो निर्धारित होता है, उस वैल्यू के आधार पे ही रजिस्ट्री होती है। तो मार्केट वैल्यू अगर आपका मान लो 50 लाख है और गवर्नमेंट गाइडलाइन का वैल्यू अगर 10 लाख है, तो आपको 50 लाख का स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना है, आपको 10 लाख रुपए के स्टैम्प ड्यूटी देके उस राजस्व विभाग में जाकर अपनी रजिस्ट्री करवानी होती है। तो पहला चीज़ याद रखें कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइन होगी उस गाइडलाइन के अनुसार आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, भले ही आप अगर कोई संपत्ति का सौदा कितने में भी करके नहीं रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको सावधानी बरतनी है कि उस प्रॉपर्टी को जिसको आप खरीद रहे हैं उसका भार, किसी भी तरह का भार उस संपत्ति पे नहीं होना चाहिए। इसका पता आपको ज़रूर लगा लेना चाहिए कि जो संपत्ति आप ले रहे हैं उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स तो नहीं बचा है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई भार तो नहीं बचा है, या किसी भी तरह का कोई लेन देन तो उसके ऊपर नहीं है। तो आप सबसे पहले हर तरह की एनओसी उस संपत्ति को खरीदने से पहले विक्रेता से मांगे। तीसरी चीज़, जब आप इस संपत्ति को खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है भू अभिलेख, यहाँ पर आपको जिसके नाम पे संपत्ति होती है उसका खसरा दिखाई देता है। तो खुद भी आप जांच कर सकते हैं कि जो संपत्ति आप ले रहे हैं वो उसके नाम पर पंजीकृत है या नहीं है। अगर नहीं है और कोई और सौदा कर रहा है तो बिल्कुल भी उस संपत्ति में आप पावर ऑफ अटर्नी उनसे मांगिए जो आपके साथ सौदा कर रहा है। तो खसरे के अंदर में नाम होना उस मालिक का जो विक्रय कर रहा है बहुत ज़रूरी है। तो खसरा, लेटेस्ट खसरा आपके पास होना चाहिए। उस लेटेस्ट खसरे को लेने के बाद उसके अंदर में जो नाम है उसमें संतुष्ट होने के बाद आप आगे की जो चौथी प्रक्रिया है वो है कंसर्न। अगर आपको उस खसरे के अंदर में एक के अलावा और भी व्यक्ति दिखते हैं, एक के अलावा और भी व्यक्ति दिखते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, उन व्यक्ति की सहमति है या नहीं ये देखना है। अगर वो व्यक्ति अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं बेच रहे हैं या उनकी सहमति नहीं है तो रजिस्ट्री वैध नहीं होगी। इसलिए अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनकी कंसर्न, उनकी सहमति बहुत ज़रूरी है, जो खसरे में आपको दिख जाएगी। तो खसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, खसरा जरूर आप जांच कर ही अपने रजिस्ट्री को पंजीकृत करें। पांचवा चीज़ जो होता है फोर बाउंड्री। रजिस्ट्री के अंदर में आप हमेशा एक चूक कर जाते हैं। फोर बाउंड्री को लोग बाग बहुत नॉर्मल समझते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं ये जो चतुर्सीमा होती है, ये चतुर्सीमा आपके प्लॉट को मार्क करती है। चतुर्सीमा क्या होती है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जब भी आपकी रजिस्ट्री का ड्राफ्ट बने उसको पढ़ना ज़रूर है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है फोर बाउंड्री। आपकी संपत्ति को पहचानने के लिए उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये जब तक कि उसमें नहीं डलेगा, सही सही
अगर एक भी दिशा गलत हुई तो वो प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होगी। आगे चल के आपको बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण हो सकता है कभी आप अगर ऋण लेने जा रहे हैं तो वो ऋण के अंदर भी चतुर सीमा में अगर वो गलत है तो उसमें आपको बहुत सारी समस्याएं, लीगल उसको नहीं बनाएगा और उस संपत्ति पे आप किसी भी तरह का ऋण नहीं ले पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो है आपके प्रॉपर्टी का फोर बाउंड्री, चतुर सीमा। उसको बार बार पढ़ें, इस चीज का ध्यान रहे कि चतुर सीमा में किसी भी तरह की गलती नहीं होना चाहिए। जो वर्तमान में वहां चतुर सीमा है वही चतुर सीमा आपको रजिस्ट्री के अंदर मेंशन करानी है। इसके बाद आ जाते हैं हम छठवीं चीज पे, डिमार्केशन। जब भी कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसका डिमार्केशन जरूर करवा लीजिए। डिमार्केशन करवाने के लिए आप पटवारी को एक आवेदन दें जिसके लिए वो वहां पर उपस्थित हो और उसका डिमार्केशन आपको बताए कि ये प्लॉट इस तरह से स्क्वायर में आपका है। वहां पे डिमार्केशन लें, उसको हम कहते हैं नजरिया नक्शा। उसको वाटरमार्क पेपर पे या एक प्लेन पेपर पे पटवारी अपने स्वतः प्रमाणित करके आपको देता है। बिना नजरिया नक्शे के या बिना प्रॉपर्टी का डिमार्केशन किए, वेरीफाई किए आप रजिस्ट्री ना कराएं। हो सकता है आज आपने रजिस्ट्री करवा ली, फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि उस जगह पे कोई और का प्लॉट हो सकता है और आपके पास कोई प्रमाण नहीं होगा कि आपने इसको सीमांकन करवाया था, डिमार्केशन करवाया था, तो हो सकता है ये उलझन आपको आए। तो इससे पहले ही हम ये काम कर लें, जब हम प्लॉट लेने जा रहे हैं, संपत्ति की रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रख के उसका डिमार्केशन पटवारी आरआई से करवाएं। सातवीं चीज़ है फोटो, इसका विशेष ध्यान रखें। अभी मैं देखता हूं कई बार रजिस्ट्री के अंदर में वो जो ऑनर होता है वो आता नहीं है, उसका कॉपी करके लगा दिया जाता है और वहां पे भी वो अप्रूव्ड हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो विक्रेता है उसके साथ में उस जमीन पे खड़े होकर जमीन की ओर उंगली दिखाकर नीचे कि ये एरिया मेरा है, इसका फोटोग्राफ 4 एंगल से बिल्कुल स्पष्ट रूप से होना चाहिए और उसी फोटो को आपको रजिस्ट्री के अंदर में मेंशन करना है। उसके आसपास की लोकेशन भी जरूर आनी चाहिए, इसका भी आप अच्छा खासा ध्यान रखें। 8वीं चीज आती है हमारा सिग्नेचर। आपको ये याद रखना है कि जो भी व्यक्ति आपको रजिस्ट्री कर रहा है वो हस्ताक्षर कैसे करता है, उसका आप पैन कार्ड जरूर देखें। बैंक में जो हस्ताक्षर करता है, जो उसका चलित हस्ताक्षर है, उसी हस्ताक्षर से ही आप रजिस्ट्री करवाएं। अन्यथा कल में अगर वो कहता है कि ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है तो हो सकता है कि वो आपको फ्रॉड बना सकता है। तो आप उसके पैन कार्ड में, बैंक में जो हस्ताक्षर चलते हैं उन्हीं हस्ताक्षर को आप उस रजिस्ट्री के अंदर में करवाएं और आप भी वही हस्ताक्षर करें जो आपके पैन कार्ड और चलित होते हैं। 9वीं चीज आती है आपकी चेक। आप एक बहुत बड़ी भूल करते हैं, नगद का लेन देन करते हैं। कभी भी आप प्रॉपर्टी में नगद का लेन देन ना करें। जब भी आप संपत्ति ले रहे हैं, चाहे वो बयाना चिट्ठी भी हो या इकरारनामा हो, हमेशा चेक के द्वारा करें। बैंक या कहीं और नगद को बिल्कुल मान्य नहीं करता है। तो आपको समझना है कि हमेशा आप जब भी किसी संपत्ति का लेन देन करने जा रहे हैं उसके अंदर में अपने चेक के द्वारा पेमेंट करें, ताकि फ्यूचर में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट है या ऑब्लिगेशन है तो कोर्ट आपकी हेल्प करेगा, हर व्यक्ति आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपने जो पेमेंट दिया है उसका पुख्ता प्रमाण आपके पास है। तो आप रजिस्ट्री कभी भी नगद में ना कराएं, हमेशा उस रजिस्ट्री के अंदर में डीडी या चेक मेंशन करके ही उस रजिस्ट्री का प्रतिफल सामने वाले को दें। कई बार ऐसा होता है कि ये वाइट पैसा है, ये ब्लैक पैसा है, आप बिल्कुल इस ओर ना जाएं। आप सीधे सीधे जो रकम दे रहे हैं उतना पैसा रजिस्ट्री करवाएं, ताकि गवर्नमेंट को भी इसका फायदा पहुंचे और हमारा जो भारत है वो संपन्न बन सके। स्टैम्प की चोरी करना कानूनन अपराध है। इसी के बाद में मैं 10वीं चीज, रास्ता। कई लोग अपनी स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में कच्चा रास्ता लिख देते हैं, जबकि वहां डामर रोड होता है, सीमेंट रोड होता है। तो इस पे ध्यान रखना है, जहां प्रॉपर्टी पे जो लोकेशन पे एग्जैक्ट चीजें हैं वही चीज उस रजिस्ट्री के पत्र में दाखिल करवाएं। अगर वहां पे पक्का रोड है तो पक्का रोड, डामर रोड है तो डामर रोड, सीसी रोड है तो सीसी रोड, कच्चा रोड है तो कच्चा रोड, जो एग्जैक्ट पोजीशन है वही चीज उसमें आपको डलवानी है। अगर आप स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में कच्चा रोड लिख देते हैं, बाद में अगर किसी तरह की जांच होती है तो आप पे भारी भरकम पेनाल्टी हो सकती है। दूसरी चीज, कॉर्नर अगर आपका है तो कॉर्नर 10% पैसा मत बचाइए। अगर ये 10% पैसा बचाएंगे, फ्यूचर में वो कॉर्नर का प्लॉट होगा नहीं आपका, तो आपको इसको सेल करने में या किसी भी तरह से ऋण लेने में आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो जो एग्जैक्ट है वही चीज विक्रय पत्र में होनी चाहिए। 11वीं चीज, पता हमेशा
आपका और जो विक्रेता है उसका पता हमेशा प्रेजेंट का लें, जहां पे वो निवासरत है आज वर्तमान में, वहां का ही पता का प्रमाण लें। अगर आपको वो गांव में रहता है, उन्हें आधार कार्ड दे दिया और जबकि वो यहाँ किराए से रह रहा है, तो प्रूफ के तौर पे उसका किरायानामा जरूर देखिए और किरायानामे को भी उसमें मेंशन करवाइए। 12वीं चीज आपकी जो होती है कि आप एक एक वर्डिंग, अगर आपने कहीं भी देखी, अगर एक एक वर्डिंग में आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको आने वाले समय में स्टैंप ड्यूटी हो सकता है दोबारा लग जाए, या उस विलेख को फिर से करवाना पड़ सकता है, उतनी स्टैंप ड्यूटी फिर से भरनी पड़ सकती है, ऐसा भी कानूनी तौर पे हो सकता है। तो आप जब भी अपना जो प्रॉपर्टी विवरण होता है, जो संपत्ति विवरण होता है, उस पर बहुत बारीकी से गौर करिए कि उसमें जो BH नंबर है, पहला हल्का नंबर है, वो सही लिखा या नहीं, खसरा नंबर, उसमें सर्वे नंबर पूरा सही लिखा या नहीं, रकबा कितना दिया है, कितने में से है, वो सही लिखा या नहीं, इस पे आपको पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। पटवारी हल्का नंबर भी सही है या नहीं, ये भी आपको उसमें पढ़ना होगा। बिना पढ़े कहीं भी हस्ताक्षर नहीं करना है, बिना जांचे रजिस्ट्री आपको नहीं करना है। इसके बाद में आप 2 तरह की संपत्ति का सौदा है, एक है अपरिवर्तित और एक है आवासीय, जिसको हम परिवर्तित भूमि कहते हैं। तो अगर परिवर्तित भूमि है तो रजिस्ट्री में डायवर्जन की कॉपी लेके परिवर्तित लिखाना ना भूलें। आपको उसके अंदर में परिवर्तित भूमि लिखाना ही है, ताकि कभी भविष्य में अगर आपकी डायवर्जन कॉपी घूम भी जाए तो उसमें डायवर्जन क्रमांक लिखा है, पत्र क्रमांक लिखा है, जिसके कारण आप फिर से उस डायवर्जन को ले सकते हैं और बैंक भी इसमें सेटिस्फाई होती है कि ये प्रॉपर्टी परिवर्तित है, आवासीय है। तो आप अगर डाइवर्टेड भूमि है तो डाइवर्टेड लिखा है, डाइवर्शन करवा हुआ है तो आवासीय लिखवाएं, और नहीं है तो अपरिवर्तित भूमि जरूर लिखवाएं। जो 13वीं चीज है वो मैं आपको बता दूं, दूरी। कई लोग जो रजिस्ट्री करवाते हैं वो स्टैंप ड्यूटी कहीं बढ़ ना जाए उसकी वजह से क्या करते हैं, जो 100 मीटर की दूरी होती है उसको 500 मीटर ले लेते हैं, उसको 1000 मीटर ले लेते हैं कि कौन देखने आने वाला है। इससे आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये है, जो एक्चुअल है आप उसे लिखाएं। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, फ्यूचर में आपको उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा मिलेगा, वैल्यू भी उतनी अच्छी मिलेगी, मूल्य भी उतना अच्छा मिलेगा। तो हमें वैल्यू कम नहीं करना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पे काम करना है। इसका ध्यान आपको हमेशा रखना है और ये जानना जरूरी है। जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपको नोट डाउन करके रखना, और जब भी रजिस्ट्री करने जाए मेरा वीडियो ये जरूर देखते हुए जाए। इसके बाद में आप पता करें कि अगर आप पुरुष के नाम पे रजिस्ट्री कर रहे हैं तो क्या स्टैंप ड्यूटी लग रही है, अगर महिला के नाम पे रजिस्ट्री करवाते हैं, विक्रय पत्र बनवाते हैं तो क्या छूट है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। कई लोग इसका फायदा उठाते हैं, आपको पता होता नहीं है, वो जो छूट का पैसा होता है वो आपसे वसूल कर लेते हैं और वो आपको समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको आज बता दूं कि आज महिला के नाम पे रजिस्ट्री या सहमित्र बन जाती है तो भी आपको महिला के नाम पे छूट मिलती है। कितनी छूट है, मान लो आपकी रजिस्ट्री अगर 1.5 लाख रुपए की है तो 1 लाख रुपए सीधे सीधे छूट है। सोचिए कितना बड़ा पैसा बच सकता है अगर आप महिला गृहिणी के नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं तो महिला पे रजिस्ट्री पे छूट है। ये अगर आपको पता नहीं था तो ये जानना जरूरी है। इस चीज को आप याद रखें कि महिला के नाम पे अगर संपत्ति जा रही है तो उसमें कम से कम 1 तिगुना, यानी कि अगर 3 रुपए है तो 2 रुपए की छूट है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें। आपको पता था या नहीं था, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये चीज़ सभी के लिए ज़रूरी है। एक एक रुपये आपका बहुत मेहनत का होता है, उसे बचाना ही मेरा उद्देश्य है और इसलिए मैं इस YouTube पे आया हूं। इसके बाद में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री पंजीबत होने के बाद में इसका कॉपी तुरंत मिल जाता है, मैक्सिमम 1 या 2 दिन में तो मिल ही जाता है। उसका प्रिंट आउट लेके ओरिजिनल कॉपी को बहुत संभाल के रखिए, दोबारा ये कॉपी नहीं बनने वाली है। इसके बाद सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है, सत्य प्रति मिल सकती है, लेकिन ओरिजिनल रजिस्ट्री नहीं मिलेगी। तो आपको इसको बिल्कुल स्कैन करके एक मेल आईडी पे रख दीजिए, एक लॉकर में ले जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपने सबमिट कर दीजिए। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। रजिस्ट्री होने के बाद में, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया है कि रजिस्ट्री के बाद आपको हमेशा अपना नाम दर्ज करवाना है, म्यूटेशन कराना कंपलसरी है। उसके बाद ही इस प्रॉपर्टी के आप मालिक बन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप भी नया मकान या नई संपत्ति या नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए था। अब इस वीडियो को देखने के बाद में आप सतर्कता के साथ, जानकारी के साथ अब आप सही संपत्ति और सही विक्रय अनुबंध, विक्रय पत्र कर पाएंगे।
धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से मेरे हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आने वाला वीडियो आपको और भी अच्छी जानकारी दे सके। जानना ज़रूरी में आज बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।